अंग्रेजी में एक कहावत है जो शायद आपने जरूर सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब है कि अगर किसी को न्याय पाने में बहुत देरी हो जाती है तो ये न्याय न मिलने के बराबर होता है। न्याय का समय पर न मिलना अन्याय के बराबर माना जाता है। आज की कहानी ऐसे ही अन्याय से जुड़ी है। अन्याय की एक ऐसी कहानी, नाइंसाफी की एक ऐसी कहानी जहां पहले 2 बच्चियों की जिंदगी उनसे छीनी गई और उसके बाद 14 साल के एक बच्चे को सूली पर चढ़ा दिया गया। उस 14 साल के बच्चे को न्याय जरूर मिला, लेकिन उसके मरने के पूरे 70 साल बाद, और वो बच्चियां तो आज तक न्याय के इंतजार में हैं। आखिर क्या है ये कहानी? कौन थे ये बच्चे? क्या हुआ था इनके साथ और कैसे भला इतिहास में पहली बार 14 साल के एक बच्चे को कानून ने मौत की सजा दे दी थी? चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम की ये कहानी। साल था 1944 और जगह साउथ कैरोलिना का एल्कोलू। साउथ कैरोलिना अमेरिका का एक स्टेट है। अब ये वो वक्त था जब वेस्टर्न कंट्रीज में रेसिज्म यानी नस्लवाद पीक पर था। काले गोरों के बीच बहुत ज्यादा मनमुटाव और क्राइम्स हुआ करते थे। अमेरिका में भी कुछ ऐसे ही हाल थे। और अमेरिका को क्योंकि गोरों का देश कहा जाता था, गोरों का देश माना जाता था, तो यहाँ एंटी ब्लैक सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे। हालात ये थे कि किसी शहर के एक तरफ गोरे रहा करते थे जहां उन्हें हर तरह की सुख सुविधा मिला करती थी, और शहर के दूसरे कोने में अफ्रीकन अमेरिकन रहा करते थे। शहर के जिस हिस्से में ये लोग रहा करते थे वो अक्सर खराब हालत में हुआ करते थे। ये सब जिम क्रो लॉ के अंदर आता था। इस लॉ को समझना जरूरी है क्योंकि हमारी कहानी का जो क्लाइमैक्स है उसका इस लॉ से, इस कानून से बहुत गहरा रिश्ता है। दरअसल अमेरिका के सदर्न स्टेट्स ने, जिनमें से साउथ कैरोलिना भी एक पड़ता है, यहाँ पर जिम क्रो कानून लागू किया गया था। इस कानून के तहत सोसाइटी के हर एक हिस्से में गोरों के लिए चीजें अलग होंगी और अफ्रीकन अमेरिकन के लिए अलग। स्कूल कॉलेज हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, वोटिंग राइट्स हो या फिर चर्च जैसी जगह तक हो, हर एक जगह गोरों और अफ्रीकन अमेरिकन के लिए अलग अलग कानून थे। उनके लिए अलग अलग जगह अलॉटेड थी। अब ये जो कानून था, जिम क्रो लॉ, ये बस कहने के लिए ही एक कानून था। इसका जो असली मकसद था वो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को दबाने का ही होता था। तो कुछ इसी तरह का सिस्टम साउथ कैरोलिना में भी था। यहाँ एक जगह हुआ करती थी एल्कोलू। अब ये जो शहर था एल्कोलू, इस शहर के बीचों बीच एक रेलवे लाइन गुजरा करती थी। रेलवे लाइन के एक तरफ गोरे रहा करते थे और दूसरी तरफ अफ्रीकन अमेरिकन लोग रहा करते थे। रेलवे लाइन को क्रॉस कर किसी भी कम्युनिटी के लोग दूसरी तरफ ना के बराबर ही जाया करते थे। अगर अफ्रीकन अमेरिकन गोरों के घर पर किसी तरह का काम करते थे, जैसे साफ सफाई, कुकिंग, तो वो सब चीजें अलग हैं क्योंकि वो काम का पर्सपेक्टिव होता था। वो काम के लिए इस रेलवे लाइन को क्रॉस करके उनके पास जाते थे। लेकिन काम के इतर ऐसे में किसी भी कम्युनिटी को एक दूसरे के एरिया में जाना इस तरह से अलाउड नहीं था। ये जिम क्रो लॉ का ही एक तरह का पार्ट था। उसी कानून के तहत ये सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। एकदम इसी तरह बच्चों को भी सख्त हिदायत थी कि चाहे जो कुछ हो जाए वो रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करनी है, और अगर करनी भी है तो एक दूसरे की कम्युनिटीज के लोगों से बातचीत बिल्कुल नहीं करनी है। तो ज्योग्राफी और लॉ तो आपने समझ लिया है। अब कहानी पर लौटते हैं। तारीख थी 24 मार्च और साल वही 1944। 11 साल की बेटी जून बिनेकर और 8 साल की मैरी थेम्स साइकिल चला रही थी। दोनों बच्चियां मेपॉप नाम के फूल को तलाश रही थी। अपने एरिया में उन्होंने देखा, ढूंढा, लेकिन वो फूल नहीं मिला। अब बच्चे तो आप जानते हैं कि कैसे होते हैं। किसी चीज की जिद अगर पकड़ लें तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, और हुआ कुछ ऐसा ही। बेटी और मैरी उस फूल को तलाशते हुए रेलवे लाइन के पास पहुंच गए। जी हाँ, वही रेलवे लाइन जो उनकी कम्युनिटी को अफ्रीकन अमेरिकन से अलग करती थी। अब यहाँ पहुंचने के बाद बेटी और मैरी ने लाइन के उस तरफ मौजूद 2 बच्चों से बात की।
उनसे पूछा कि क्या उन्हें मालूम है कि मेपॉप के फूल कहाँ मिलेंगे। ये 2 बच्चे थे, 14 साल का जॉर्ज स्टिनी और उसकी 8-9 साल की बहन एम। दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे, इसलिए उन्होंने बेटी और मैरी से बहुत बात नहीं की। इसके बाद बेटी और मैरी भी अपने रास्ते निकल गईं। 24 मार्च के दिन से निकली हुई दोनों बच्चियां उस रात घर नहीं लौटी। अगली सुबह पेरेंट्स पुलिस के पास पहुंचे तो बच्चियों की तलाश शुरू हुई। तलाश और पूछताछ रेलवे लाइन से पहले ही खत्म हो गई, यानी कि व्हाइट कम्युनिटी के पहले ही खत्म हो गई, क्योंकि पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि बच्चियों ने किसी अफ्रीकन अमेरिकन से जाकर बातचीत की होगी। उसी दिन बच्चियों की तलाश शुरू हुई और कई सारे लोगों ने इसमें मदद की। उन्होंने वॉलंटियर किया। खुद जॉर्ज और उसका परिवार बच्चियों को ढूंढने में पुलिस की मदद करने लगा, क्योंकि इतनी छोटी बच्चियों का इस तरह गायब होना वाकई दोनों कम्युनिटीज के लिए जैसे खतरे की घंटी थी। अब इस दौरान क्या हुआ कि जॉर्ज को किसी गोरे ने बात करते हुए सुन लिया। वो किसी से कह रहा था कि कैसे कल ही वो लड़कियां उसके और उसकी बहन के पास किसी फूल के बारे में पूछने के लिए आई थी। हालांकि उस वक्त उस शख्स ने जॉर्ज की बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया। बच्चियों की तलाश जारी रही, लेकिन वो नहीं मिली। हालांकि कुछ ही देर बाद एल्कोलो में ही ग्रीन हिल मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च हुआ करता था और इसी चर्च के पीछे जंगल हुआ करते थे। तो जंगल और चर्च के बीचों बीच झाड़ियों का सा एरिया था। इन्हीं झाड़ियों में दोनों बच्चियों की लाश पड़ी मिली। लोग हैरत में थे, ऐसा कुछ एल्कोलो में पहले कभी नहीं हुआ था। तो तुरंत तहकीकात शुरू हुई। बच्चियों के परिवार वाले टूट चुके थे और दोनों ही कम्युनिटीज में डर का माहौल था। तहकीकात शुरू हुई और पुलिस सुराग और सबूत की तलाश में जुटने लगी कि इस दौरान ही वो शख्स, वो गोरा जिसने जॉर्ज को बात करते हुए सुना था, वो पुलिस के पास पहुंच गया। उसने पुलिस से कहा कि एक अफ्रीकन अमेरिकन बच्चा उन 2 बच्चियों के बारे में कुछ तो कह रहा था और आखिरी बार उसी ने शायद उन दोनों बच्चियों को देखा था और उनसे बात की थी। अब बगैर किसी सबूत, बगैर किसी सुराग के पुलिस भी अगले ही दिन जॉर्ज और उसके भाई को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आई। अब यहाँ एक चीज गौर करने वाली है जो आपको नस्लवाद का पीक समझा देगी। अगर इस तरह का शक पुलिस को किसी व्हाइट कम्युनिटी के शख्स पर हुआ होता तो वो उनसे घर जाकर ही पूछताछ करती, सीधा पुलिस स्टेशन तो बिल्कुल नहीं बुलाती। लेकिन क्योंकि जॉर्ज जो था वो ब्लैक कम्युनिटी से था, एक अफ्रीकन अमेरिकन परिवार से था, तो इसीलिए पुलिस उसे उठाकर सीधे पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। अब जिस वक्त पुलिस जॉर्ज को और उसके भाई को थाने लेकर गई, उस वक्त उसके माँ बाप काम पर गए थे। पुलिस वालों ने उन्हें बताना, उनसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा। अब मोबाइल या टेलीफोन का जमाना तो था नहीं कि बच्चे माँ बाप को फोन कर पाते कि घर में क्या क्या हो गया है और कैसे उनके भाइयों को पुलिस उठाकर लेकर चली गई है। तो माँ बाप जब खुद घर लौटे तब उन्हें पता चला जॉर्ज के पिता दरअसल पास ही में एक मिल में मजदूरी का काम किया करते थे और उसकी माँ घरों में साफ सफाई का, खाना बनाने का काम करती थी। तो बेटों के बारे में जैसे ही उन्हें पता चला वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए। लेकिन पुलिस वालों ने जॉर्ज और उसके भाई को उनके परिवार से मिलने नहीं दिया। कुछ देर बाद जॉर्ज के भाई को छोड़ दिया गया, लेकिन जॉर्ज को पुलिस ने जाने नहीं दिया। इसके करीब 3 से 4 घंटे के अंदर पुलिस ने लोगों को ये बता दिया कि उन बच्चियों का कातिल और कोई नहीं बल्कि खुद जॉर्ज ही है और उसने ये बात कबूल भी कर ली है। जी हाँ, एक बच्चा, 14 साल का एक बच्चा, उसे लेकर पुलिस ने ये बताया कि उसी ने बेटी और मैरी का कत्ल किया है। पुलिस का कहना था कि 14 साल के इस बच्चे ने अकेले दोनों बच्चियों का खून किया और उनके पास इसका सबूत भी है। पुलिस का कहना था कि जॉर्ज 11 साल की बेटी के साथ सेक्स करना चाहता था और जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने दोनों का कत्ल कर दिया। अब यहाँ एक चीज देखिए कि जब जॉर्ज से इस मामले को लेकर पूछताछ हुई तब ना तो उसके साथ उसके माँ बाप मौजूद थे और ना ही उसका वकील मौजूद था, जो माइनर के केस में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद बिना किसी की मौजूदगी के
जॉर्ज से पुलिस ने पूछताछ की और न सिर्फ पूछताछ की बल्कि जॉर्ज के नाम का कबूलनामा तक निकलवा लिया, जिस कबूलनामे पर कभी जॉर्ज के साइन ही नहीं मिले। अब जैसा मैंने बताया कि उस समय एंटी ब्लैक सेंटिमेंट्स बहुत थे, तो जैसे ही ये बात गोरों की कम्युनिटी तक पहुंची, सब लोग आग बबूला हो गए। ये होना कहीं ना कहीं लाजमी था भी, ये बहुत नॉर्मल था। अब सोचिए कि अगर किसी शहर में या कहीं भी दो इतनी छोटी बच्चियों का कत्ल हो जाए तो जाहिर तौर पर लोगों के मन में डर और गुस्सा रहेगा ही रहेगा। और यहाँ तो कातिल खुद एक अफ्रीकन अमेरिकन था, तो लोगों की जो नफरत थी ब्लैक कम्युनिटी के प्रति वो और ज्यादा बढ़ गई। वो किसी भी कीमत पर चाहते थे कि जॉर्ज की मौत हो जाए, जॉर्ज को सख्त से सख्त सजा मिले। जॉर्ज को जेल तक में मारने की कोशिश हुई। एक रोज जब पुलिस उसे कहीं ले जा रही थी, तब भी उस पर जानलेवा हमला किया गया। जॉर्ज के पिता को काम से निकाल दिया गया और थक हार कर उसके परिवार को अपना शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये सब किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एक कारण के चलते कि जॉर्ज और उसका परिवार अफ्रीकन अमेरिकन थे, ब्लैक कम्युनिटी से थे। जॉर्ज का परिवार लगातार पुलिस से, कानून से गुहार लगाता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है और उनका मासूम बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। जॉर्ज की बहन एम तक ने कहा कि जिस वक्त या जिस दिन इन कत्लों की बात कही जा रही है, उस पूरे टाइम तो जॉर्ज उसी के साथ था, लेकिन पुलिस में मौजूद एक शख्स जॉर्ज के परिवार की सुनने को राजी नहीं था। यहाँ तक कि जॉर्ज को उसके परिवार से मिलने तक नहीं दिया जा रहा था। नन्ना जॉर्ज भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो मामला अब कोर्ट पहुंचा। कहा जाता है कि इस केस की सुनवाई के पहले और इस आखिरी दिन में कुल 1500 लोग मौजूद थे। ये सभी लोग व्हाइट कम्युनिटी से थे। यहाँ तक कि मामले में अपना फैसला सुनाने वाली जूरी तक में हर एक शख्स गोरा था। केस की सुनवाई के लिए किसी भी अफ्रीकन अमेरिकन को कोर्ट में आने की इजाजत ही नहीं दी गई थी। जॉर्ज का केस जिस शख्स ने लड़ा वो भी दरअसल असली वकील नहीं था। कहा जाता है कि वो शख्स किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा था या कोई तो इनकम टैक्स वकील था जिसे क्रिमिनल केस लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सुनवाई के दौरान वो जॉर्ज के फेवर में एक सबूत तक पेश नहीं कर सका और ना ही कोई गवाह ला सका, लेकिन ना ही जज और ना ही जूरी ने इस पर ध्यान दिया। 14 साल के बच्चे की जिंदगी के साथ भरी कोर्ट में खिलवाड़ होने दिया गया और किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा था। जॉर्ज का परिवार जैसे हार मान चुका था। वो जानते थे कि जहां ताकत गोरों के हाथ में है, वहां उनका 14 साल का मासूम भला अपने लिए कैसे ही लड़ पाएगा। तो केस की सुनवाई शुरू हुई। ये सुनवाई किसी मजाक से कम नहीं थी। पता चला कि जॉर्ज से पहले और जॉर्ज के बाद पुलिस ने किसी भी शख्स से पूछताछ तक नहीं की थी। ना ही पुलिस को उन बच्चियों को शायद न्याय दिलाने की चिंता थी और ना ही किसी मासूम के साथ अन्याय होने देने की। कोर्ट में जो हुआ वो एक भद्दा मजाक था। 3 घंटे के अंदर दोनों वकीलों की तरफ से सुनवाई पूरी हो गई और अगले 10 मिनट के अंदर जूरी ने अपना फैसला सुना दिया। जूरी ने फैसला दिया कि बेटी और मैरी का कत्ल जॉर्ज ने ही किया था, जिसके लिए उसे मौत की सजा दी जाएगी। जी हाँ, 14 साल का बच्चा और मौत की सजा। कई देशों में आज भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती है, उन्हें हल्की सजा देकर छोड़ दिया जाता है। अब लेकिन वो वक्त कुछ और था। रेसिज्म अपने पीक पर था, तो किसी को इस बात की नहीं पड़ी थी कि 14 साल का बच्चा अगर वाकई कातिल भी है तो उसे मौत की सजा तो किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती है। खैर, तय हुआ कि इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए जॉर्ज को मौत की सजा दी जाएगी। जॉर्ज का परिवार खुद ये सुनकर हैरत में था कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। वो ये तो जान गए थे कि जॉर्ज इस लड़ाई को हार जाएगा, लेकिन उन्हें ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उसे मौत की सजा दी जाएगी। वो सोच रहे थे कि हद से हद कुछ साल के लिए जॉर्ज को जेल में रखा जाएगा और कुछ साल बाद उनका बेटा उनके पास वापस लौट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जॉर्ज के परिवार ने कोशिश की, लेकिन एक अफ्रीकन अमेरिकन होने के नाते वो क्या ही कर पाते और कितना ही कुछ कर पाते।
जैसा मैंने कहा कि उनके राइट्स ज्यादा नहीं होते थे, और यहाँ तो मामला ही गोरों के बच्चों को मारने से जुड़ा था। जॉर्ज का परिवार जानता था कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा वैसा कदम उठाया तो उनके परिवार और बाकी बचे बच्चों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए मजबूरी में उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। इस दौरान जॉर्ज जेल में ही रहा, एक ऐसी जेल जहां हर तरह के कैदी थे, हर उम्र के, हर क्राइम किए हुए कैदी थे। लेकिन 14 साल के जॉर्ज के साथ जो कुछ हो रहा था उससे वो खुद बहुत हैरत में थे। जॉर्ज के साथ जेल में रहे यानी उसके सेलमेट विल्फर्ड हंटर नाम के शख्स का कहना था कि वो अक्सर मुझसे पूछा करता था कि ये लोग मुझे किसी ऐसी चीज के लिए क्यों मार रहे हैं, मुझे क्यों सजा दे रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं है। यानी जॉर्ज आखिर तक बस यही कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया है, और आखिर तक उसका नन्हा मन ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वाइट कम्युनिटी के कुछ रसूखदारों ने उसकी किस्मत लिख दी थी, और अगले 80 दिनों के अंदर जॉर्ज को मौत देने की तारीख भी आ गई। तारीख थी 16 जून 1949। नन्हे जॉर्ज को एक पिंजरे से डिब्बे में चेन से बांध कर लाया गया था। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये चेन इतनी भारी थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। इस दौरान जॉर्ज के हाथ में एक बाइबल थी। पिंजरे से निकलकर उसे उस इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि अमेरिका समेत कुछ एक देशों में इलेक्ट्रिक चेयर से मौत की सजा दी जाती है। इस कुर्सी पर करंट छोड़ा जाता है जिससे कि उस पर बैठा शख्स करंट की चपेट में आने से मर जाता है। तो जॉर्ज को कुर्सी पर बैठाया गया। कहा जाता है कि जॉर्ज इतना छोटा, इतना कमजोर था कि उसे कुर्सी पर एडजस्ट करने के लिए उसकी ही बाइबल का इस्तेमाल करना पड़ा था। इस दौरान एक हेलमेट भी पहनाया जाता है। उसके लिए भी नन्हे जॉर्ज का सिर बहुत छोटा था, और यही वो वक्त था जब जॉर्ज की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके कुछ ही सेकंड बाद जॉर्ज की मौत हो गई। कहा जाता है कि जॉर्ज की मौत को देखने के लिए कुछ गोरे दूर दराज से आए थे। माना जाता है कि इस दौरान गोरों की कम्युनिटी में कई लोग ये मानते थे और ये जानते थे कि जॉर्ज उन बच्चियों का कातिल नहीं था। लेकिन वो वक्त ऐसा था, वो समय ऐसा था कि अगर कोई भी परिवार, कोई भी शख्स जॉर्ज या उसके परिवार की मदद के लिए आगे आता तो उसी के परिवार को खतरा हो जाता। एल्कोलू के इस शहर ने कुछ महीनों के अंदर 3 मासूम निगल लिए थे। इन 3 मासूमों को निगलने वाला राक्षस, वो शैतान कौन था, ये कोई नहीं जानता था। अगले कुछ साल तो लोगों को, एल्कोलू के लोगों को इससे उबरने में ही लग गए। जॉर्ज का परिवार भी कहीं और रहने लगा। लेकिन कई सालों बाद जब हालात सुधरे, जब एंटी ब्लैक सेंटिमेंट्स थोड़े कम होने शुरू हुए, तब एक बार फिर ये पूरा केस खुला। 14 साल के जॉर्ज के साथ हुई वो नाइंसाफी जैसे कानून के साथ एक भद्दा मजाक थी, और कई लोग इस मजाक को सही करना चाहते थे, जॉर्ज को इंसाफ दिलाना चाहते थे। तो खुद जॉर्ज के भाई बहन जो उस वक्त 70-80 साल के हो चुके थे, उन्होंने अपने भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने न सिर्फ जॉर्ज के बेगुनाही के सबूत पेश किए, बल्कि वो लोग ये बताने में भी कामयाब रहे कि कैसे बेटी और मैरी को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस ने कभी ईमानदारी से कोई काम नहीं किया। पुलिस को एक प्यादा मिला और उन्होंने सारा दोष उसी पर मढ़ दिया। इतना ही नहीं, क्राइम सीन से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स भी सामने आए जो जॉर्ज के फेवर में थे और जिन्हें उस समय पुलिस ने एकदम दरकिनार कर दिया। जैसे बच्चियों की लाश जहां मिली थी वहां खून का एक कतरा तक नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि बच्चियों को कहीं और मारा गया था और फिर उन्हें उन झाड़ियों में फेंक दिया गया था। जाहिर है ये सब करना 14 साल के जॉर्ज के बस की बात ही नहीं थी। एक और चीज ये थी कि पुलिस का कहना था कि बच्चियों का कत्ल किसी भारी भरकम पत्थर या पत्थर जैसी किसी चीज के हमले से हुआ था, और जॉर्ज की हाइट और उसके वेट के हिसाब से ये भी लॉजिकल नहीं लग रहा था। तो इन सब और कुछ और कारणों को मिलाकर आखिरकार
2014 में कोर्ट ने जॉर्ज स्टिनी को बेगुनाह करार दिया और माना कि इस केस में उसके साथ नाइंसाफी हुई है। हालांकि बेटी और मैरी के परिवार वाले आज तक ये मानते हैं कि जॉर्ज ने ही उन बच्चियों का कत्ल किया था, उनकी हत्या की थी। लेकिन एक तरफ जहां जॉर्ज को मौत के 70 साल बाद इंसाफ मिल गया है, बेटी और मैरी आज भी न्याय के इंतजार में हैं। हालांकि इस केस के बारे में पढ़ते हुए मैंने कुछ एक आर्टिकल्स पढ़े थे और वहां से इस केस को लेकर एक इम्पोर्टेंट डिटेल निकली, वो भी आपको जाननी ही चाहिए। दरअसल माना जाता है या फिर कह सकते हैं कि रिपोर्ट्स में ऐसा लिखा गया है कि इस पूरे कांड के पीछे दरअसल एक अमीर परिवार का बेटा था। जाहिर तौर पर यह परिवार व्हाइट कम्युनिटी का था। उस वक्त इन्हीं लोगों का दबदबा था, तो उन्होंने न सिर्फ इस जांच को हैम्पर किया बल्कि जॉर्ज को बलि का बकरा भी बना दिया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इसी घर में जॉर्ज की मां छोटे मोटे काम करने के लिए आया करती थी। एक बार बर्क जूनियर नाम के एक शख्स ने उसे गलत तरीके से हाथ लगाया तो जॉर्ज की मां ने उसे दूर हटने के लिए कहा और इसी चीज को वो अपनी ईगो पर ले गया। और जब ये केस सामने आया, यानी जब बेटी और मैरी की हत्या हुई, तो उस शख्स ने जॉर्ज की मां से बदला लेने के लिए ही जॉर्ज को इस केस में फंसा दिया। व्हाइट कम्युनिटी के लोग थे तो कानून में हेरफेर भी कर सकते थे, वहां हस्तक्षेप भी कर सकते थे। हालांकि सही मायनों में कत्ल किसके हाथों हुआ था, क्यों हुआ था, इन दो सबसे जरूरी सवालों का जवाब इतने साल बाद भी नहीं मिल पाया है। नस्लवाद की इस लड़ाई ने एक मासूम को तो मौत की सूली पर चढ़ाया ही, लेकिन उन दो बच्चियों के असली कातिल को भी आजाद घूमने दिया। इस पूरी कहानी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपने इस स्टोरी को पहले सुना था? जॉर्ज स्टिनी के बारे में आप पहले जानते थे? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।